हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनसंचार के प्रमुख माध्यम से संबंधित प्रश्नोत्तर। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर जो केवीएस और एचपीएससी पीजीटी में पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंचार के माध्यमों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जनसंचार के माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है। जनसंचार के माध्यमों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो राइट रहेगा ऑप्शन 3, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। कोटिकरण से क्या तात्पर्य है? कोटिकरण से क्या तात्पर्य है? संदेश को विशेष भाषा में लिखना या विशेष भाषा के संदेश को समझना, फर्स्ट या सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कोटिकरण से अभिप्राय है संदेश को विशेष भाषा में लिखना। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विशेष भाषा के संदेश को समझना कहलाता है एनकोडिंग, डिकोडिंग, फर्स्ट या सेकंड, या रिकोडिंग। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, विशेष भाषा के संदेश को समझना डिकोडिंग कहलाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, संचार के मूल तत्वों का सही क्रम क्या है? संचार के मूल तत्वों का सही क्रम क्या है? संचारण, कूटीकरण, प्राप्तकर्ता या कूटवाचन। सेकंड है प्राप्तकर्ता, कूटवाचन, संचारक और कूटीकरण। थर्ड है प्राप्तकर्ता, कूटवाचन, कूटीकरण और संचारक। फोर्थ है संचारक, कूटीकरण, कूटवाचन और प्राप्तकर्ता। तो संचार के मूल तत्वों का सही क्रम रहेगा, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। पहले संचारक, फिर उसका कूटीकरण किया जाता है, फिर उसका कूटवाचन किया जाता है, फिर प्राप्तकर्ता। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। पढ़ने के लिए सर्वसुलभ जनसंचार का माध्यम है टीवी, रेडियो, इंटरनेट या अखबार। पढ़ने के लिए सर्वसुलभ जनसंचार का माध्यम है अखबार। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। टीवी की उपयोगिता होती है देखने के लिए, सुनने के लिए, देखने और सुनने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो टीवी की उपयोगिता होती है देखने के लिए और सुनने के लिए, दृश्य एंड श्रव्य। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सर्वसुलभ जनसंचार माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सर्वसुलभ जनसंचार, सबसे ज़्यादा आसानी से सुलभ होने वाला जनसंचार माध्यम है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट या रेडियो। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, रेडियो। इंटरनेट की उपयोगिता होती है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट की सहायता से हम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और देखने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अखबार व रेडियो के समाचारों में अंतर है स्थायित्व का, समय विशेष का, दोहरा या क्रमबद्ध का, उपयुक्त सही। अखबार और रेडियो के समाचारों में अंतर क्या होता है कि अखबार सर्वसुलभ है और उसके लिए वो स्थायित्व भी है, समय विशेष का भी अंतर है, क्योंकि अखबार को तो हम कभी पढ़ सकते हैं। दोहराव या क्रमबद्ध का विवरण होता है, उपयुक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इंटरनेट पत्रिका आजकल लोकप्रिय है क्योंकि इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इससे दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों को लाभ पहुंचता है। इससे न केवल अखबारों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इंटरनेट से न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इंटरनेट पत्रिका आजकल लोकप्रिय है, राइट है। एफएम का पूरा नाम क्या है? फंटास्टिक म्यूजिक, फेवरेट म्यूजिक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेवरेट मॉड्यूलेशन। तो एफएम का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। समाचार के लिए आवश्यक है ताज़ा घटना, विचार और समस्या, अधिक लोगों का रुचिपूर्ण विषय, अधिक लोगों के लिए प्रभावी विषय, उपयुक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। समाचार के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो
कि जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, इसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जिसमें सामसिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो रेडियो समाचार की भाषा यानी जो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग होना चाहिए। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है नेट, बाइट, विजुअल, उपर्युक्त सभी। तो टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण नेट होता है, बाइट होता है, विजुअल, उपर्युक्त सभी होते हैं। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। घटनास्थल के समाचार देने वाले को कहा जाता है संपादक, रिपोर्टर, मुद्रक या समाचार प्रेषक। घटनास्थल से जो सीधा प्रसारण दिखाता है, समाचार देने का काम करता है, वो रिपोर्टर कहलाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। संपादक का कार्य क्या है? संपादन का कार्य समाचार को जन सामान्य की भाषा के अनुरूप बनाना, समाचार को अपने शब्दों में लिखना, समाचार को प्रभावी बनाना, समाचार का मनोरंजक बनाना। तो संपादक का कार्य है समाचार को जन सामान्य की भाषा के अनुरूप तैयार करना। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। समाचार लेखन की शैली होती है पिरामिड शैली, त्रिभुज शैली, चतुर्भुज शैली या उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली की होती है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। समाचार लेखन में 6 ककार का क्रम से क्या अभिप्राय है? 6 ककार होते हैं, उनका अभिप्राय है इनमें से कौन सा राइट रहेगा? क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। सेकंड रहेगा कैसे, क्यों, क्या, कब, कहाँ और कौन। कहाँ, कब, क्या, कैसे, कौन और क्यों। क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, कब। तो इसका क्रम रहेगा, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पहले क्या, फिर कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। अंधे लोगों के लिए जनसंचार का उपयुक्त माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट या अखबार। तो अंधे लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख उपयुक्त माध्यम है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर गोवा में। तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में खोला गया था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। दूरदर्शन, श्रव्य संचार का दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो या फिर कैसेट। तो श्रव्य संचार का जिसे सुना जा सकता है वो कैसेट माध्यम नहीं है। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पहले छापेखाने का उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों की छपाई, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार की पुस्तकें छापना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, उपर्युक्त सभी। तो पहले छापेखाने का उद्देश्य था ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार की पुस्तकें छापना। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है अनपढ़ लोगों के लिए जनसंचार का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम होता है रेडियो, टीवी, इंटरनेट या अखबार। तो राइट रहेगा ऑप्शन 2। अनपढ़ लोगों के लिए जनसंचार का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम टीवी रहता है, क्योंकि उसमें सुन भी सकते हैं और वो देख भी सकते हैं। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है प्रथम पृष्ठ, प्रधान पृष्ठ, आमुख पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ को आमुख पृष्ठ कहा जाता है। 3 ऑप्शन राइट है। स्तंभ लेख से क्या तात्पर्य है? किसी कॉलम विशेष में लिखना, किसी निर्धारित स्थान पर लिखना, एक ही लेख जैसा लिखना या नियमित श्रृंखला में लेख लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। स्तंभ लेख से तात्पर्य नियमित श्रृंखला से लेख लिखना। 4 ऑप्शन राइट है। समाचार लेखन में कौन सा अंग होता है? समाचार लेखन में मुखड़ा, शीर्षक, विस्तार, उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। समाचार लेखन में मुखड़ा, शीर्षक और विस्तार, उपर्युक्त सभी होता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। समाचार संकलन में किसकी भूमिका होती है? समाचार संकलन में संपादक की, टंकणकार की, संवाददाता की, उपर्युक्त सभी। समाचार संकलन में संवाददाता की भूमिका होती है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है रेडियो नाटक में प्रभावी होता है दृश्य, संगीत, संवाद या श्रृंगार। तो रेडियो नाटक में प्रभावी होता है संवाद, क्योंकि उसमें देखा तो जाता नहीं, सिर्फ सुनते हैं तो वो संवाद सुनाई देते हैं, उनका उतार चढ़ाव सही होना चाहिए। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है?
ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? छोटी खबर को अधिक से अधिक शब्दों में तत्काल पहुंचाना, बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल पहुंचाना, छोटी खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल पहुंचाना, बड़ी खबर को अधिक से अधिक शब्दों में तत्काल पहुंचाना। ब्रेकिंग न्यूज़ का आशय है बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल पहुंचाना। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। फ्लैश न्यूज़ का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट में, फेसबुक में, SMS में या मोबाइल स्क्रीन पर। फ्लैश न्यूज़ का प्रयोग मोबाइल स्क्रीन पर किया जाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। किस पत्रिका को हिंदी में सारंग और उर्दू में आवाज़ नाम से प्रकाशित किया जाता है? इंडियन लिसनर, इंडियन वायरलेस, तहलका या सेंट्रल न्यूज़। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, इंडियन लिसनर पत्रिका को हिंदी में सारंग और उर्दू में आवाज़ के नाम से प्रकाशित किया जाता है, इंडियन लिसनर को। विश्व का पहला रेडियो समाचार किस सन में प्रकाशित किया गया था? 1916 में, 1918 में, 1915 में, 1920 में। तो विश्व का पहला रेडियो समाचार सन 1916 में प्रकाशित किया गया था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सन 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई। 1 जनवरी सन 1927 को इसका नामकरण हुआ। इस कंपनी का संक्षिप्त नाम था BBC। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई 1 जनवरी सन 1928 में, जनवरी सन 1925 में, जनवरी सन 1927 में, मार्च सन 1926 में। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना मार्च सन 1926 में की गई थी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। 8 जून सन 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम बदलकर क्या रखा गया था? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, ऑल इंडिया रेडियो, इनमें से कोई नहीं। 8 जून सन 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस सन में विधिवत रेडियो प्रसारण व लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी? 1930 में, 1926 में, 1931 में, 1940 में। तो सन 1926 में विधिवत रेडियो प्रसारण व लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का गठन कब कर दिया गया था? 1947 में, 1944 में, 1930 में, 1941 में। तो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का गठन सन 1930 में कर दिया गया था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्थापना कर दी गई थी 24 अक्टूबर सन 1941 को, 26 दिसंबर सन 1950 को, 28 सितंबर सन 1965 को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1941 को की गई थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने पहला रेडियो प्रसारण भारतीय जनता के नाम कब संप्रेषित किया गया था? तो महात्मा गांधी ने पहला रेडियो प्रसारण भारतीय जनता के नाम 12 नवंबर सन 1947 को संप्रेषित किया गया था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा कब आरंभ की गई थी? 2 जुलाई सन 1966 को, 19 नवंबर सन 1968 को, 1 नवंबर सन 1967 को या 12 फरवरी सन 1960 को। तो आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा 1 नवंबर सन 1967 को प्रारंभ कर दी गई थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ब्रिटेन में प्रथम शैक्षणिक पाठकों का प्रसारण कब आरंभ किया गया था? 1927 में, 1926 में, 1923 में या 1924 में। तो ब्रिटेन में प्रथम शैक्षणिक पाठकों का प्रसारण 1924 में प्रारंभ किया गया था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कोलकाता से पहला स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था मार्च सन 1938 में, नवंबर सन 1937 में, फरवरी सन 1940 में या अक्टूबर सन 1950 में। तो कोलकाता से पहला स्कूल शिक्षा कार्यक्रम नवंबर सन 1937 में प्रारंभ किया गया था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रेडियो मिर्ची कार्यक्रम किसकी देन थी? FM रेडियो की, टीवी की, इंटरनेट की या इनमें से कोई नहीं? रेडियो मिर्ची कार्यक्रम की देन FM रेडियो की थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समाचार मूल्य के संदर्भ में सत्य कथन है।
आकाशवाणी लेखन व रेडियो की फील्ड रिपोर्टिंग एक ही मानक से समाचार संकलन एवं प्रेषण का कार्य करते हैं। सेकंड है समाज व व्यक्ति की निष्ठा और उसकी मान मर्यादा से जुड़ी कोई घटना भी खोजी पत्रकारिता की परिधि में आती है। नेक्स्ट है स्वर में उतार चढ़ाव भी विवरण और द्विगुणित कर रोमांच बन पाता है या इनमें से कोई नहीं। तो समाचार मूल्य के संदर्भ में सत्य कथन है कि आकाशवाणी लेखन व रेडियो की फील्ड रिपोर्टिंग एक ही मानक से समाचार संकलन एवं प्रेषण का कार्य करते हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। फील्ड रिपोर्टिंग के संदर्भ में सत्य कथन है फील्ड रिपोर्टिंग आंखों देखा कानों सुना सच है जिसे श्रोता रेडियो के माध्यम से सुनता व महसूस करता है। फील्ड रिपोर्टिंग हेतु संवाददाता में निरीक्षण, तार्किकता, ग्राह्यता व समझ जैसे आयामों का होना आवश्यक है। रेडियो फील्ड संवाददाता को सारयुक्त तथ्य ही ग्रहण करने होते हैं। यह फील्ड रिपोर्टिंग में वक्तव्यों, विचारों, साक्षात्कार, भेंट वार्ता आदि को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से टेप कर लेना चाहिए ताकि समाचारों के क्रम में उनका प्रभावी उपयोग हो सके। रेडियो पत्रकारिता का एक विशेष प्रकार की कला एवं तकनीक है या फिर उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी सत्य हैं। खोजी पत्रकार में निम्न में से कौन सी तात्विक गहराइयों की आवश्यकता होती है? खोजी पत्रकार में अनुशासन एवं मानसिक योग्यता की, धैर्य एवं एकाग्रचित्ता की, निष्ठावान एवं खुले विचार का व्यक्तित्व। उपर्युक्त सभी। खोजी पत्रकार में निम्न में से कौन सी तात्विक गहराइयों की आवश्यकता होती है? उपर्युक्त सभी की। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। उसमें अनुशासन भी होना चाहिए, मानसिक योग्यता होनी चाहिए, धैर्य एवं एकाग्रचित्ता होनी चाहिए, निष्ठावान एवं खुले विचार का व्यक्ति भी होना चाहिए। आकाशवाणी की प्रचलित विधा है साक्षात्कार तकनीक, मोबाइल, टेलीविज़न या इनमें से कोई नहीं। आकाशवाणी की प्रचलित विधा है साक्षात्कार तकनीक। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। साक्षात्कार तकनीक हेतु निम्न में से आवश्यक है सौम्य व्यक्तित्व, प्रखर वक्ता, अनुशासन एवं आत्म संयम। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी। साक्षात्कार तकनीक हेतु आवश्यक है सौम्य व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रखर वक्ता होना चाहिए, अनुशासन एवं आत्म संयमी होना चाहिए। उपर्युक्त सभी 4 ऑप्शन राइट रहेगा। रेडियो न्यूज कैप्सूलिंग एवं रेडियो कमेंट्री के संदर्भ में सत्य कथन है इस माध्यम से यही सबसे बड़ी खूबी है कि व्यक्ति काम करते हुए भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। भारत में समाचार के क्षेत्र में रेडियो का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ की 80% आबादी गाँव में रहती है और जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा अशिक्षित या कम शिक्षित है। आपदा के समय भी रेडियो सर्वग्राही और त्वरित माध्यम सिद्ध होता है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। समाचार लेखन तकनीकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या सही है? श्रेष्ठ व सुगठित समाचार वह है जिसमें सूचना व तथ्यों का सामयिक संकलन हो तथा साथ ही पाठक घटना के विवरण को सही दिशा में जान सके। अच्छे समाचार हेतु अतिरिक्त संवेदनशीलता, कल्पनात्मकता व रचनात्मकता का होना आवश्यक है। समाचार लेखन को बहुउद्देशीय ज्ञान होना चाहिए। समाचारों में सच्चाई, निष्पक्षता, तारतम्यता व 6 ककारों का समावेश उन्हें उत्कृष्ट कोटि का बनाता है। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण आयोजनों व कार्यक्रमों, खेलों आदि के लिए एक अभिनव पद्धति शुरू की गई है। वह थी आंखों देखा हाल, समाचारों में सच्चाई, इंट्रो समाचार। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आकाशवाणी से महत्वपूर्ण आयोजकों व कार्यक्रमों, खेलों आदि के लिए आंखों देखा हाल की पद्धति शुरू की गई है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई 15 सितंबर सन 1959 में, 14 जुलाई सन 1952 में, 16 अक्टूबर सन 1956 में या इनमें से कोई नहीं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर सन 1959 में हुई थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। दूरदर्शन के प्रथम निर्देशक कौन थे? रविशंकर, शैलेंद्र शंकर, वरुण भामा या कैलाश शंकर।
तो दूरदर्शन के प्रथम निर्देशक थे शैलेंद्र शंकर, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। इंदिरा गांधी ने कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 25 जनवरी सन 1968 को, 28 दिसंबर सन 1969 को, 26 जनवरी सन 1967 को या 27 फरवरी सन 1965 को। तो इंदिरा गांधी ने कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी सन 1967 को शुरू की थी, तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। दिल्ली व अन्य ट्रांसमीटरों के बीच राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में, 1980 में, 1984 में या 1982 में? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। दिल्ली व अन्य ट्रांसमीटरों के बीच राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत सन 1982 में शुरू हुई थी। 1984 में दिल्ली में प्रसारित होने वाला दूसरा चैनल है मेट्रो, DD1, संस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो सन 1984 में दिल्ली से प्रसारित होने वाला दूसरा चैनल है मेट्रो, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत में पहली स्कूल टेलीविज़न सेवा दिल्ली नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही संस्थानों के लिए कब शुरू कर दी गई थी? 1964 में, 1972 में, 1961 में या 1966 में? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, 1961 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्राचीन माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र या इनमें से कोई नहीं? पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्राचीन माध्यम है समाचार पत्र, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। दूरदर्शन के व्यापक फैलाव में मूलतः कार्यक्रमों की श्रृंखला में उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? शैक्षणिक कार्यक्रम व सूचना कार्यक्रम के द्वारा, समाचार व समसामयिक कार्यक्रम के द्वारा, प्रेरक कार्यक्रम, प्रचारार्थ, खेल व मनोरंजन के द्वारा, उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। निम्न में से अच्छे फीचर हेतु आवश्यक तत्व हैं। प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए? तकनीकी पक्ष क्या हो या दृश्य पक्ष क्या हो? कार्यक्रम प्रस्तुति किस प्रकार हो? आलेख प्रस्तुति व विवरण कैसे हो? उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। निम्न में से भेंट वार्ताएं किस प्रकार की होती हैं? विषय आधारित व कल्पनायुक्त, खोजबीन प्रधान व व्यक्तित्व आधारित, संवेगात्मक, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भेंट वार्ताएं किस प्रकार की होती हैं? विषय आधारित व कल्पनायुक्त होती है, खोजबीन प्रधान व व्यक्तित्व आधारित होती है और संवेगात्मक होती हैं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। दूरदर्शन समाचार निम्न में से किस पर प्रभाव डालते हैं? आँख पर, कान पर, मन पर, उपर्युक्त सभी। तो दूरदर्शन उपर्युक्त सभी पर प्रभाव डालते हैं, आँखों पर, कान पर और मन पर भी। खोजी पत्रकारिता को व्यापक व ग्राह्य बनाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? लक्ष्य तय करना व साक्षात्कार का प्रारंभ सहज कर रखना, घटना से जुड़े सभी छोटे बड़े स्रोत तराशना, सत्य उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना व प्रत्येक स्थिति में सत्य का अनुसरण करना, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सिनेमा तकनीक का श्रेय किसे जाता है? सिनेमा तकनीक का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सेल्यूलाइट फिल्म का आविष्कार किसने किया था? सेल्यूलाइट फिल्म का आविष्कार जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पहली भारतीय रूपक फिल्म का दर्जा किसे मिला था? पहली भारतीय रूपक फिल्म का दर्जा राजा हरिश्चंद्र को मिला था, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ढूंढीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के का जन्म कहाँ हुआ था? त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, पुणे में, गुजरात में, अहमदाबाद में? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ढूंढीराज गोविंद फाल्के का जन्म त्र्यंबकेश्वर, नासिक में हुआ था। नेक्स्ट है आर्देशीर ईरानी के द्वारा पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब व कहाँ प्रदर्शित की गई थी? 12 जून सन 1933 को गोवा में, 11 जुलाई सन 1944 को लखनऊ में, 12 मई सन 1932 को गुजरात में या 13 मार्च सन 1931 को बम्बई में? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। 13 मार्च सन 1931 को बम्बई में प्रदर्शित की गई थी कौन सी फिल्म? आलम आरा, और उसके निर्देशक कौन थे? आर्देशीर ईरानी। पहला भारतीय गीत दे दे खुदा के नाम प्यारे किसने गाया था? तो दे दे खुदा के नाम प्यारे पहले भारतीय गीत WM खान ने गाया था, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बॉम्बे टॉकीज की स्थापना किसने और कब की थी? बॉम्बे टॉकीज की स्थापना
डी डाबके ने सन 1936 में, थॉमस एल्वा एडिसन ने 1934 में, हिमांशु राय ने 1935 में, या जॉर्ज ईस्टमैन ने सन 1940 में। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, हिमांशु राय ने सन 1935 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी। भारतीय सिनेमा उद्योग की रजत जयंती कब मनाई गई थी? भारतीय सिनेमा उद्योग की रजत जयंती 1939 में मनाई गई थी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। फिल्म डिवीज़न की स्थापना हुई थी। फिल्म डिवीज़न की स्थापना सन 1948 में हुई थी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन कब हुआ था? फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन सन 1951 में हुआ था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सन 1952 में आयोजित हुआ था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी कब प्रकाशित हुई थी? तो भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कब कर दी गई थी? तो पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा सन 1954 में की गई थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रूपक फिल्मों का दौर किस फिल्म से शुरू होता है? रूपक फिल्मों का दौर हरिश्चंद्र फिल्म से शुरू होता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना कब हुई थी? भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना सन 1955 में हुई थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भारत में फीचर फिल्म का इतिहास कब से शुरू हुआ था? फीचर फिल्म का इतिहास सन 1912 और 13 में शुरू हुआ था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। फिल्म प्रभाग की स्थापना की गई थी। फिल्म प्रभाग की स्थापना सन 1948 में की गई थी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। फिल्म प्रमाणन अपील प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई थी। मार्च सन 1984 में फिल्म प्रमाणन अपील प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर दी गई थी सन 1975 में। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। फिल्म समारोह निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष में कर दी गई थी? तो फिल्म समारोह निर्देशन की स्थापना सन 1973 में स्थापित कर दी गई थी। स्थापना कर दी गई थी सन 1983 में। सन 1973 में फिल्म समारोह निर्देशालय की स्थापना सन 1973 में स्थापना की गई थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कब कर दी गई थी? तो भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना सन 1964 में की गई थी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना कब कर दी गई थी? सन 1955 में। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की स्थापना पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन के नाम से कब कर दी गई थी? तो क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की स्थापना पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन के नाम से सन 1953 में की गई थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। गीत और नाटक प्रभाग की स्थापना आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में कब कर दी गई थी? गीत और नाटक प्रभाग की स्थापना आकाशवाणी की इकाई में सन 1954 में कर दी गई थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। फिल्म फेयर पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? फिल्म फेयर पुरस्कार का प्रारंभ सन 1953 में से हुआ था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पहला फिल्म फेयर पुरस्कार कब और कहाँ हुआ था? 21 मार्च सन 1954 को मुंबई में हुआ था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। व्यक्ति का चेहरा किस अवस्था में प्रमुख होता है? पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, स्टिल में या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्ति का चेहरा पोर्ट्रेट में अवस्था में प्रमुख होता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फोकस लेंथ, कैमरा बॉडी, लेंस, ये सभी। तो कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लेंस होता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नॉर्मल लेंस होते हैं, कितने होते हैं? नॉर्मल लेंस होते हैं 40 mm एवं 55 mm के। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वाइड एंगल्स लेंस की सबसे बड़ी विशेषता है। वाइड एंगल लेंस की सबसे बड़ी विशेषता है दूरी कम होने पर भी अधिक हिस्से को कवर करना। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्न में से
गतिमान विषयों समूह व एक्शन फोटोग्राफी के लिए उपयोगी लेंस कौन सा होता है? निम्न में से वाइड एंड एंगल लेंस, वाइड एंगल लेंस गतिमान विषयों समूह व एक्शन फोटोग्राफी के लिए उपयोगी लेंस होता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जब विषय दूर हो और कैमरे के पास का न ले जाया जा सके, कैमरे को पास न ले जाया जा सके, तब उपयोग में लिया जाने वाला लेंस होता है नैरो एंगल लेंस। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अमेरिका वासियों, तुम यह मत सोचो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, अपितु तुम यह सोचो कि तुम अमेरिका के लिए क्या कर रहे हो। यह कथन किसका था? यह कथन अब्राहम लिंकन का था। राइट रहेगा फर्स्ट 3 ऑप्शन। मैं लाखों विरोधियों की अपेक्षा 3 विरोधी समाचार पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ। यह कथन किसका था? तो यह कथन नेपोलियन का था कि मैं लाखों विरोधियों की अपेक्षा 3 विरोधी समाचार पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, नेपोलियन ने कहा था। समाचार पत्र जनता के लिए विश्वविद्यालय है। यह कथन किसका था? यह कथन जे पॉर्टन का था, अब्राहम लिंकन का था, कार्लाइल का था या रॉबर्ट कोलियर का था? तो समाचार पत्र जनता के लिए विश्वविद्यालय है, ये जे पॉर्टन का था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मानव जाति ने जो कुछ किया, सोचा और पाया है वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। यह कथन किसका था? यह कथन कार्लाइल का था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां ये होंगी वहां आप ही स्वर्ग बन जाएगा। उक्त कथन किस क्रांतिकारी का था? यह लोकमान्य तिलक का था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जहां ये होंगी वहां आप ही स्वर्ग बन जाएगा। यह कथन लोकमान्य तिलक का था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्रत्येक स्थान पर विश्राम खोजा, किंतु वह एकांत कोने में बैठकर पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त कहीं प्राप्त न हो सका। यह कथन किसका था? यह थॉमस ए केम्पिस का था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पत्रकार मॉरिस फेग्स के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो पत्रकार मॉरिस फेग्स के अनुसार समाचार पत्रों को पाठक के लिए बोधगम्य संपादक बनाता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता, सत्यता व नवीनता। समाचार का प्रमुख तत्व है सत्यता और नवीनता। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर करता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, उच्च शिक्षा व दोनों भाषाओं पर अधिकार, उत्सुकता की भावना या भावुक व चंचल व्यक्तित्व। रिपोर्टर बनने के लिए उत्सुकता की भावना का होना अति आवश्यक है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? चित्र, वाचन, संदेश या संगीत। तो रेडियो विज्ञापन में चित्र नहीं होते, वाचन, संदेश और संगीत होता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नहीं होता यानी चित्र नहीं होता। रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारा प्रभाव पर्दे पर दिखाई देता है। टीवी की तुलना में रेडियो काफ़ी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। रेडियो विज्ञापनों में संवाद अधिक होते हैं। रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि टीवी से के कम। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में अधिक होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। संचार के 2 प्रमुख रूपों में मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। इन दोनों माध्यमों में संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ में दोनों माध्यम अस्तित्व में आए। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। तो सत्य है 4 ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सत्य हैं। तो ये पूछा सत्य नहीं है, तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। विनाश नहीं करेंगे, ये विकास कर रहे हैं। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है?
संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन है सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों से संबंधित है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।